हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर मैथ्स में आ रहे हैं। और मैथ्स में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सीबीएसई बोर्ड के लिए, बेसिकली बच्चों को स्टार्टिंग में यही टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो आज उसी को मैंने अपना चैप्टर सेलेक्ट किया है। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी नाम होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी शब्द ही ऐसा है कि जो समान अंतर से बना है। मतलब कि बच्चों को समझने के लिए सबसे आसान चीज़ होती है कि उनकी मदर टंग में ये बात बताई जाए तो उनको तत्काल फीड हो जाती है। समान धन अंतर, मतलब कि समान अंतर अर्थात कोई सीरीज लिखी जा रही हो, कोई नंबर प्रेजेंटेशंस हो, तो ऐसे कंडीशंस में दो या दो से अधिक नंबर जितने भी हैं मैक्सिमम नंबर्स में एक समान अंतर हो, कॉमन डिफरेंस मिनिमम हो, और वह मिनिमम कॉमन डिफरेंस सबके लिए फॉलो अप कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही आज हमने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो मैथ्स का शेड्यूल चल रहा है आज। इससे पहले अभी आपने देखा फिजिक्स में लेंस की प्रॉब्लम थी, तो कहने का मतलब कि मिरर और लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, इन सारी चीज़ों को हम लोग ब्रॉड वे में देखें। सेम इसी कंडीशंस में हम लोग अब फिर मैथ्स का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो बहुत ईजीएस्ट टॉपिक, लेकिन एवरी एग्जामिनेशन में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन की दृष्टि से हो, कहीं भी कोई भी एग्जाम अगर मैथ्स या रीजनिंग का देने जा रहे हैं तो वहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जरूर मिलती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही आज हम लोग विशेष तौर पर डिस्कशन करेंगे, इसीलिए हमने टॉपिक रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप ये जान लें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे अभी आपने देखा कि हिंदी में उसका हमने व्याख्या कर दिया कि ये समांतर माध्य है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने का मतलब कि समान अंतर वाली श्रेणी, एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें दो पदों के बीच में बराबर अंतर चल रहा हो। जैसे मान लो कि दो पदों के बीच में 2 का अंतर आया, तो तीसरे और चौथे पद के अंतर में भी 2 का अंतर आवे, और ये सीरीज अगर कंटिन्यू चल रही है तो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम समांतर श्रेणी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन की दृष्टि से देखा जाए, एंड एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसमें नंबरों की, संख्याओं की एक सूची बनी हो, लिस्ट बनी हो, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जिसमें प्रत्येक पद जो ऑब्टेन किया गया उसकी विशेषता क्या हो? बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। किससे जुड़ा हो? बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, या फिर सक्सेसर और प्रेडिसेसर आपने पढ़ा है। तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्व पद, माने कि दी गई संख्या के पहले कौन सी संख्या है। और सक्सेसिव नंबर की बात अगर हम करते हैं तो दी गई संख्या के बाद का। तो यहाँ क्या वर्ड यूज कर रहा है? प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब कि जो टर्म्स दिया गया है उस टर्म्स में, मतलब एक सीक्वेंस है उनका। सपोज कीजिए कि अगर हम कोई नंबर काउंट करते हैं 2, 4, 6, 8, तो अब इसमें प्रीसीडिंग टर्म, अगर हम 8 के प्रीसीडिंग टर्म की बात करते हैं तो 6 है, और 8 - 6 का अंतर क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही 6 का प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया? 4 हो गया। तो कहने का मतलब कि उसने किस पर हिट किया? प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। प्रीसीडिंग टर्म और लास्ट तक किसको छोड़ करके? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब जब कोई सीरीज नोट की जाती है तो जो फर्स्ट प्लेस पर नंबर होता है उसे हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट टर्म कह देते हैं। और फिर सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वही चीज थर्ड नंबर से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो लगभग सेम वैल्यूज मिलती जाए। तो आप समझ जाइए दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल रूल्स होता है। उसी को इसने कहा कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यही फिक्स्ड नंबर क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम डी सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को ए सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट टर्म हमारा ये है
और कॉमन डिफरेंस हमारा डी है ऑफ द एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि कोई कह दे सीरीज नोट करना है, तो सीरीज का सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन या फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सीरीज, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी। मतलब कि कॉमन डिफरेंस को अगर ए में ऐड कर दिया जाए तो दूसरा पद आ जाता है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अभी यहीं पर सपोज कर लीजिए कि ए प्लस डी में ये माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, डी बचेगा। तो डी इज ऑलवेज फिक्स्ड इन द केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां से फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, ये, सेकेंड टर्म क्या हो गया, ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ऐसे हम सीक्वेंस कहां तक चले जाएं, इनफाइनाइट टाइम तक जा सकते हैं, फिक्स्ड नंबर तक जा सकते हैं। या कोई लास्ट नंबर हमने डिसाइड कर दिया तो उस पर हम क्या करते हैं, nth टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन सा पद है, 10वां पद है, 8वां पद है, 20वां पद है। इन सारी चीज की कैलकुलेशंस हो जाती है। और इसका डे टू डे लाइफ, जिसे आप सामान्य तौर पर डेली बेज ऑफ लाइफ कर सकते हैं, तो डेली बेज ऑफ लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। रीजनिंग समझने के लिए बेसिक फार्मूला काउंट किया जाता है, इसके माध्यम से हम बॉटम टू टॉप तक बहुत सारी कैलकुलेशंस में इसका फ़ायदा लेते हैं। तो इस कारण हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, आसान भी होता है, इस नाते जल्दी बच्चे इसको कैच कर लेते हैं। तो इसी को ध्यान में हमने रखते हुए कहा पहले इन लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि धीरे धीरे हमने 4 चैप्टर्स स्टडी कर लिया मैथ्स में, 5वां चैप्टर चल रहा है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा एक ही टारगेट दिख रहा है कि हम 31 मार्च के पहले आपकी पूरी बुक रिवाइज कर लेंगे, और आफ्टर रिवीजन द बुक्स फिर हम लोग मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर्स, जितनी सारी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं फाइटिंग करना, तो फाइटिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट 1 महीने का समय रहेगा। आप लोगों को मालूम है 6 में से आप लोगों का एग्जाम है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड, और 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड का एग्जाम है। तो इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए एक प्री प्लान बनाया कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके प्रति अट्रैक्ट कर सकें, और साथ में उन बच्चों का इसी के साथ फायदा भी हो जाए, अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर हमने यहाँ देखा कि दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात कर रहा है। तो यहाँ से पहली बात तो एक एग्जाम्पल्स हमने लिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस डैश डैश रिप्रेजेंट एन एपी। क्या करता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रस्तुत करता है। वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, जिसमें ये क्या है, फर्स्ट टर्म, पहले ही हमने बताया, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इससे हम क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी या एपी का जो फंडामेंटल प्रेजेंटेशन होता है उसे कह सकते हैं। कहने का मतलब आधारभूत पहचान, जो बेसिक नेचर होता है अर्थमेटिक का, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो ये यही होता है कि उसको हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। अगला है सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात आती है, अक्सर कुछ लोग बात बात में सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंसली स्टैंड अप, सीक्वेंसली सिट डाउन, या सीक्वेंसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसी भी बात करते हैं। तो क्या है सीक्वेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? तो सीक्वेंस ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर, के लिस्ट ऑफ नंबर्स एक सूची जो संख्याओं की हो, किसमें हो, डेफिनेट ऑर्डर में, कोई एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा हो, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स, जिस पर कुछ अति आवश्यक नियम भी लागू किए गए हों, कॉल्ड सीक्वेंस, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस का एक सीधा सा मतलब हो गया किसी रूल संबद्ध चीज को एक प्रेजेंट करना, मतलब एक सीरीज वे में प्रेजेंट करना, लेकिन उसमें कोई डेफिनेट रूल फॉलो किया गया हो। जैसे अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल्स कहा कि 2, 4, 6, 8 में देख लीजिए एवरी प्लेस का डिफरेंस 2 का जा रहा है, तो 2 का प्रेजेंटेशन ये दिखा रहा है कि हम 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल्स बोल रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब एक सीधा सा ए लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर।
सेम कंडीशन में प्रोग्रेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन जो अभी आपको हमने बताया, तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी, सीरीज। तो दो सीक्वेंसेज whose terms always, दो सीक्वेंसेज मतलब वो सभी सीक्वेंस या वो सभी क्रम whose terms always follow certain patterns, कि जिसमें एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया जाता है। निश्चित पैटर्न को फॉलो करने का मतलब कि जैसे अभी जो नंबर्स आपको एग्जाम्पल दैट्स मैंने चर्चा किया, प्रत्येक में 2 का अंतर है, किसी में 3 का अंतर हो, किसी में 1/5 का डिफरेंस हो, कुछ भी हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में किसी में भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान में देना है कि इस प्रोग्रेशन में कभी भी 2 पदों का डिफरेंस जो सीक्वेंसली टर्म है उनका एक कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को, मतलब सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ टर्म द डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 2 क्रमिक पदों का अंतर क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये सीरीज फॉलो कर रही है तो दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोग्रेशन, या इसी को हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी प्रोग्रेशन को यहाँ डिफाइन करने की बात की गई कि 2 सीक्वेंसेज whose terms always follow certain patterns are called progression, कि अगर वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसे हम प्रोग्रेशंस मानते हैं। We know that, हम जानते हैं कि all progressions are sequences, कि जितने भी प्रोग्रेशंस होंगे वो सीक्वेंस में होंगे, बट all sequences need not be progressions, लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशंस नहीं हो सकते। ये चीज बहुत मार्के की है, मतलब सभी प्रोग्रेशंस जो होते हैं वो सीक्वेंस में होंगे, ये कंपलसरी है, लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रूल को फॉलो कर लीजिए कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कीजिए। सेम कंडीशंस अगर हम फॉलो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये नेचर होता है। द nth टर्म ऑफ NAP। अब बात इस चीज की आती है कि भाई थ्योरी तो हमने बहुत सारी पढ़ ली है, इसका यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन। तो अब हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, और एप्लीकेशंस क्या होता है, द nth टर्म ऑफ NAP। अब मान लो कि कोई हमसे कहता है nवां पद निकालिए, तो भाई nवां पद अगर निकालना है तो उसके लिए कुछ फार्मूला सजेस्ट करना पड़ेगा। वो फार्मूला कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल दैट द nth टर्म ऑफ NAP, अगर nवां पद आपको निकालना है तो an, या इसी को दूसरे शब्दों में TN भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक राइटर्स इसको TN नोट करते हैं। तो चाहे आप TN कहिए nth टर्म या फिर AN कहिए, जो आज की डेट में NCERT बुक्स में प्रेजेंट होकर आ रहा है, तो TN/AN इज इक्वल टू A plus N minus 1D। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, जिसमें ये क्या है, पहला पद है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पदों तक ये प्रोग्राम लिया गया है, प्रोग्रेशन कहां तक विस्तार किया गया है, D दैट इज कॉमन डिफरेंस। इससे पहले हमने आपको बताया कि TN nth टर्म या nवां पद कह सकते हैं, या उसी का दूसरा संकेत हमारा AN का है। सेम कंडीशंस में अगर सपोज कीजिए कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है और स्टार्टअप हमने कर दिया और लास्ट टर्म दे दिया, या कोई वर्ड प्रॉब्लम दी है, वर्ड प्रॉब्लम में हमने कहा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म दिया गया है, या कोई भी इस तरह का टर्म दिया गया है और लास्ट टर्म मैंने बता दिया। तो लास्ट टर्म जब बता देते हैं तो लास्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए भी यही फार्मूला रोटेट होता है, और वो किस तरह से रोटेट होता है कि L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। आप देख रहे हैं दोनों फार्मूले सेम है, बस अंतर क्या है कि यहाँ हमने TN अथवा AN का यूज किया है और यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, स्मॉल l, जिसे हम कहते हैं लास्ट टर्म। इसी नाते हमने यहाँ नोट कर दिया वेयर L इज इक्वल टू लास्ट टर्म, जिसमें L क्या है, लास्ट टर्म होता है। सेम कंडीशंस में nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ NAP, मान लो कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके एंड से
मतलब कि उस सीरीज के लास्ट से हमें फाइंड आउट करना हो। लास्ट से फाइंड आउट करने का मतलब कि अंतिम से हम काउंट करें। जैसे अभी आपको स्टार्ट में आप स्कूल जाते हैं तो पूछा जाता है भाई आपको नंबर आता है, आपने कहा हाँ, तो कहे ठीक है सुनाइए नंबर, तो नंबर आप सुना देते हैं। फिर टेबल में आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। फिर ये कहा जाता है अच्छा ठीक है अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, क्या उल्टी गिनती सुना सकते हैं? तो उल्टी गिनती का मतलब 1 से 100 तक अगर आपको नंबर आ रहा है तो आपको उल्टी गिनती क्या सुनाना होगा? 100, 99, 98, 97। एक इसमें भी फ्लुएंसी देखी जाती है और उसका एक रीजन होता है कि बच्चे के अंदर अगर फ्लुएंसी है तो इट मीन्स कि ये कंफर्म हो गया कि बच्चा नंबर सीख गया है। इसी के कारण जब कोई गेम वगैरह कराया जाता है तो वहाँ पर नंबर काउंटिंग के लिए या उनके एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए कहा जाता है 1 से 10 तक नंबर काउंट कीजिए। तो 1 से 10 तक नंबर काउंट कर रहे हैं तो मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट 1 कहा, सेकंड 2 कहेगा, थर्ड 3 कहेगा। अब जो बच्चा केयरलेस होगा वो अपना नंबर ही नहीं समझ पाएगा कौन सा नंबर आया। तो ऐसी कंडीशंस में फिर अगर सभी पूरी टीम के मेंबर्स एक्टिव हैं तो कहा जाता है जरा अपोजिट टर्म में काउंट कीजिए, कि मतलब 1 से आपने स्टार्ट किया, 10 लोग हैं, अब अपोजिट में काउंट कीजिए। तो 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, इस तरह की भी काउंटिंग होती है। तो इनका एक ही मीन्स होता है कि यू आर अटेंटिव एट ए मोमेंट। क्या इस क्षण आप अटेंटिव हो, आप अपने आप को अवेयर्ड मानते हो, या सीधे शब्दों में कह दीजिए कि आप जिंदा हो। तो आप जिंदा हो तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जागरूकता होगी, और जागरूकता होगा तो चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में पूछें या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछें, एवरी क्वेश्चंस का आप हमारे पॉजिटिव आंसर देंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें एज ए साइको टेस्ट के लिए भी होती हैं। तो हमें यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे अहम एग्जाम्पल ये मिल जाता है। तो अभी हमने कहा nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, किसी एपी के एंड साइड से, अपोजिट साइड से हमें क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म फाइंड आउट करना है कि भाई आप 1 से स्टार्ट करके 100 तक गिनती गिन सकते हो, तो क्या 100 से भी वापस आ सकते हो? 100 से उल्टा गिन करके दिखाओ। तो उसी के कारण इस सीरीज का फार्मूला दिया गया कि दैट इज द एपी, या इन अकॉर्डिंग टू टीएन को अगर हम वहां फाइंड आउट करते हैं तो L माइनस वन इंटू डी से इसको फाइंड आउट करेंगे। करने का मतलब कि अंतिम स्टेज से फाइंड आउट करने का मतलब कि जो सीरीज मान लीजिए अभी नीचे हम एग्जांपल्स लेंगे, वहां सीरीज दी गई है, अंतिम से उन पदों की काउंटिंग करते आइए। मान लीजिए कोई 30 पदों की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम 1 से 30 तक की तो काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जरा 30 से 29, 28, 27 इस तरह से काउंटिंग करते आइए। उनकी प्लेस वैल्यू क्या है इसको बताइए। तो इसके लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। इसी नाते कहा गया nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, तो L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम कंडीशंस में इनका एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल 4, 9, 14 डैश डैश 254, मतलब ये हो गया कि 4, 9, 14 से चल करके और लास्ट सीरीज कहाँ समाप्त हो रही है? 254 पर। फाइंड 10th टर्म ऑफ सीरीज। अब मान लीजिए इस सीरीज का हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आप जस्ट यहाँ पर देखें कि आपको 10th टर्म चाहिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? T10 कर दीजिए। 10वां पद हमें चाहिए और T10 का करने के लिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 4 है, तो a प्लस n माइनस 1 डी वाला फार्मूला लगाइए। तो a की जगह क्या कर दिए? 4 कर दिए, और n माइनस 1, तो n माइनस 1 मतलब n दिया गया nवां पद है, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 डी वाला फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर पहले प्लस किए और उसके बाद 10 है, 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? d को अभी हमने आपको बताया कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो एग्जांपल्स हमने लिए, जो लेफ्ट हैंड फिंगर्स आपको शो कर रही है, तो यहाँ पर पहला टर्म हमारा 4 है, दूसरा टर्म क्या है? 9 है। अब हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, तो 9 माइनस 4, 9 में से 5 को हटा दीजिए, 9 में से 4 को, तो आपका आंसर क्या आया? 5। अगर इसको और टैली करना है, क्या ये सिंपल प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप 14 में से 9 को माइनस कर लीजिए, तो 14 माइनस 9 तब भी 5 आ रहा है। मतलब जितनी टर्म्स आप लेंगे प्रत्येक का अंतर इसमें 5 है,
इसके कारण ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ से ये वैल्यू पुट करके हम डी की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू हमें 5 मिली। अब इसमें क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, फाइंड 10th टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ 4 प्लस 10 माइनस 1 9 आया, 9 5 45, तो 45 में 4 जोड़ देंगे तो ये आपको आंसर क्या मिल जाएगा 49। मतलब इसका 10वां पद कितना है 49 है। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि जितने ये सामान्य तौर पर क्वेश्चन दिखते हैं उतने मज़ेदार भी होते हैं, सीखने में भी फायदे की चीज़ होती है, और हम अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेम कंडीशंस में दूसरा एग्जांपल्स ले रहे हैं। यहाँ 21 है, 18 है, 15 है, डैश डैश इज -81। कोई एक टर्म दिया गया है जिसकी वैल्यू -81 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ n के लिए हम क्या करेंगे, इस n वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो हमें थोड़ा सा स्पेस लेना होगा, और उस स्पेस के बाद फिर हम यहाँ वर्कआउट करते हैं कि देखें कौन सा टर्म्स इनका -81 है। अब -81 को क्लियर करने के लिए फिर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड एग्जांपल्स को देखिए। सेकंड एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी है 21 है, तो a इज इक्वल टू 21 हो गया। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 18 माइनस 21, तो इसको आप ऐसे रफ वर्क में ही नहीं कीजिए, माइनस करके शो कर लीजिए कि कितना होगा। तो 18 माइनस 21, तो 18 माइनस 21 की वैल्यू क्या होती है -3 होता है, तो -3 इसमें d की वैल्यू आ गई। अब आपको दो चीजें मिल गई, a और d मिल गया, n की वैल्यू नहीं फाइंड आउट है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। सेम कंडीशन में an या tn जो भी आपको समझ में आवे कोई भी एक सिंबल नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक के या आप देखते हैं तो an रखिए, अदरवाइज tn भी कर सकते हैं, तब भी मिस्टेक्स नहीं होगा। बस उसकी वैल्यू केवल आप बता दीजिए, दैट इज नेम एज nth टर्म। ये क्या है nth टर्म है, तो यहाँ से tn की वैल्यू क्या दे रहा है -81। ये चीजें आपकी गिवन डाटाज हो गई। गिवन डाटाज का मतलब कि सामान्य तौर पर आपने यहाँ देख लिया कि ये चीजें हमारे पास गिवन हैं। अब इनको गिवन होने का मीन्स क्या हो गया कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या हमें पता करना है। अब क्या पता करना है, n की वैल्यू पता करना है। फार्मूला हमारा क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d से, ये फार्मूला पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 21 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू मालूम नहीं है तो n माइनस 1 कर दिए। d की वैल्यू कितनी है -3 है। अभी एक टर्म छूट रहा है, tn की वैल्यू भी दी गई है, तो tn की वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे -81 रख देंगे। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -81 तो पहले से है, 21 राइट हैंड में है, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा तो -21 हो के आएगा। अब इसके बाद क्या है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू में मिल रही है, -3 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा -3n, और फिर -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 बन जा 3। ये वैल्यू ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि दो मैथमेटिकल ऑपरेटर जब एक साथ लगते हैं तो उनको हमें सेपरेट करने के लिए जरूरी होता है स्मॉल ब्रैकेट की, जहाँ पे दो को यूज कर लें, ठीक है। और इससे जो आप नंबर से परिचित नहीं होंगे दैट इंप्लाइज बोलते हैं या थोड़ा सा देते हैं हिंदी में, तो सेम कंडीशन में यहाँ आपकी वैल्यू क्या होगी 1 1 2 8 2 10 कितना हो गया -102, दैट इज इक्वल टू -3n प्लस 3। अब इस 3n को लेफ्ट में ले आइए, -3n है प्लस 3n हो जाएगा, और इसके बाद फायदा क्या होगा +3 ऑलरेडी राइट में आई है और लेफ्ट में -100 हो जाएगा, तो 3 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 105 हो गया। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज y वैल्यू इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 3 5 15, कौन सा टर्म हो गया 36 टर्म, 36 टर्म मतलब कि इसका कौन सा फॉर्मूला है
Vivo Brainer and TV Play now. जैसे अगला पद आपका √27 है, तो √27 इनसे किसको माइनस करना है? माइनस √12। ठीक, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहां पर भी आप देखेंगे डी की वैल्यू √3 ही आएगी। अगर हम रीजनिंग से संबंधित कुछ एग्जांपल्स लेंगे।